हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को। मतलब 21 के शायद हमने लास्ट किए थे, तब से लेके अभी तक के आज तक के जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू गवर्नमेंट गारंटी पॉलिसी? फॉलोइंग में से कौन से मिनिस्ट्री ने या मंत्रालय ने नई सरकारी गारंटी नीति की घोषणा की है? तो ये की है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये घोषणा की है। द न्यू गवर्नमेंट गारंटी पॉलिसी ये जो है होने वाली इंट्रोड्यूस की है, ये रिप्लेस करने वाली है 12 ईयर ओल्ड जो पॉलिसी थी इससे पहले उसको। ठीक है, और ये इंटेंड करती है टू इनकॉर्पोरेट ऑल चेंजेस इन जनरल फाइनेंशियल रूल्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़। जो भी इससे पहले जनरल फाइनेंशियल रूल्स थे और हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ थी उनको चेंज करेंगी, उनको अभी के हिसाब से ये अपडेट करेगी। ये वाली जो पॉलिसी होगी न्यू गवर्नमेंट गारंटी पॉलिसी। द गवर्नमेंट गारंटी पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज द वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज़ दैट हैव कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस। अब जितनी भी ऐसी पॉलिसीज़ पहले थी जिनका कुछ भी सोशल या इकोनॉमिक एडवांटेज होता था, उनको थोड़ा और अच्छे से अप्लाई कर सकें या उनको थोड़ा और उनकी जो वायबिलिटी है उसको और इंक्रीज़ कर सकें, उसके लिए ये जो पॉलिसी है नई, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो पॉलिसी है ये ऑल्सो अलाउ करेगी दी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, जितने भी CPSUs होते हैं उनको ये अलाउ करेगी टू रेज द फंड्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। उनको जो CPSUs होंगे उनको अगर कोई भी लोन वगैरह चाहिए होगा तो वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे वो कोई भी फंड रेज कर सकते हैं। उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगी, ये आपकी नई जो पॉलिसी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ अप्रूव्ड कोलैबोरेशन विद विच IIT ऑन हाइपर लूप टेक्नोलॉजी? रेल मंत्रालय ने हाइपर लूप प्रौद्योगिकी पर किस IIT के साथ सहयोग की मंजूरी दी है? तो ये है आपका IIT मद्रास के साथ। ठीक है, IIT मद्रास के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक MOU साइन किया है, जिसमें बताया जो मतलब पूरा प्रोजेक्ट जो रहेगा वो कितने क्या बजट है उसका, 8.34 करोड़ रुपीज़ का वो बजट रहेगा। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी वाला रहेगा ये। ठीक है, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी जो है वो 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बनेगी इसके बाद। प्रपोजिंग अ हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब अभी तक भी जो मेट्रो रेल्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी हाई स्पीड हैं, बट जो हाइपर लूप होगी वो उससे भी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी। अभी हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे फॉलोइंग इसमें डिटेल में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है IIT मद्रास के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने मिलके लॉन्च की है। और द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ सेटअप गति शक्ति डायरेक्टरेट। ये एक गति शक्ति डायरेक्टरेट भी इन्होंने नया एक सेटअप किया है, ताकि जो गति शक्ति का PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसकी और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जितना टाइम हमने अभी तक उसके लिए एस्टिमेट किया है गवर्नमेंट ने, उस टाइम में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके अच्छे से, उसके लिए गति शक्ति डायरेक्टरेट भी नया सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने। अब IIT मद्रास की जो टीम इस पे काम कर रही है, उस टीम का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीम आविष्कार उस टीम का नाम रहेगा जो हाइपर लूप पे काम करने वाली है। और ये जो टीम है इसका मेन एम क्या है, ताकि ये बिल्ड कर सके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टूडेंट डेवलप्ड हाइपर लूप टेस्टिंग फैसिलिटी। ठीक है, मतलब कि दुनिया में इससे ज़्यादा बड़ी कोई भी ऐसी हाइपर लूप टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है जो स्टूडेंट्स के द्वारा स्पेशली बनाई गई हो। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी है ये IIT मद्रास में ही होने वाली है। एंड इसकी जो कंप्लीशन होगी वो बाय द एंड ऑफ 2022 इन्होंने एक्सपेक्ट की है कि हो जाएगी। और ये जो हाइपरलूप आपका रहने वाला है वो कितना होगा, 500 मीटर लॉन्ग होगा। ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी। हाइपरलूप इज़ द 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपका एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज और रेलवेज़ के अलावा ये जो 5th रहेगा वो हाइपरलूप होने वाला है। ये एक हाई स्पीड ट्रेन रहेगी जो ट्रैवल करेगी इन अ नियर वैक्यूम ट्यूब। The reduced air resistance allows the capsule inside the tube to reach speeds of more than 1000 kilometers per hour. ये रहेगी इसकी स्पीड। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेट्रो से काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहने वाली है हाइपर लूप वाली टेक्नोलॉजी में जो ट्रेन्स बनेंगी वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप अपना क्वेश्चन। CBSE हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल द CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स टू फॉर्म युवा क्लब। दिस क्लब इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? CBSE ने सारे CBSE वाले जो भी स्कूल्स होंगे जिसकी CBSE से एफिलिएशन मिलेगी उनको एक अनाउंस किया है कि वो मतलब
युवा क्लब्स बनाएंगे अपने पास, ठीक है। हर एक स्कूल में एक युवा क्लब होगा। ये जो क्लब है ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो क्लब है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंट्रोड्यूस किया है युवा क्लब। इसका पूरा नाम है युवा टूरिज्म क्लब्स। ओके, युवा टूरिज्म क्लब्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इनिशिएट किए थे, और ये पार्ट था आज़ादी का अमृत महोत्सव का। ऐसे आजकल जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो सारे के सारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के ही पार्ट हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। ये लॉन्च किया गया है ताकि जो हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला इनिशिएटिव है ना, इसको और थोड़ा प्रमोट किया जा सके, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन से स्पिरिट्स, कौन कौन से ऐसी स्कीम्स हैं जो जिसके अंडर ये लॉन्च किया गया। तो ये एक स्पिरिट है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंडर ये लॉन्च किए गए हैं आपके युवा क्लब्स। ये जो क्लब्स हैं ये एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं, मतलब इनका क्या रोल रहने वाला है कि चिल्ड्रन जो होंगे जो इन स्कूल्स में पढ़ने आएंगे उनकी डेवलपमेंट हो सके थोड़ी ऐसी चीज़ों पर, जैसे सॉफ्ट स्किल्स पे। सॉफ्ट स्किल्स कैसे, टीम वर्क आता हो उनको करना, आपस में मैनेजमेंट करनी आए या लीडरशिप करनी आए, ऐसे जो उनके स्किल्स होंगे जो उनको आगे भी काम आएंगे, वो उन स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए ये जो युवा क्लब्स हैं ये काम आएंगे। और बिसाइड्स एनकरेजिंग दी अडॉप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली जब टूरिज्म मिनिस्ट्री का है तो कुछ इसमें टूरिज्म का भी होगा ना पार्ट, कुछ रोल होगा इसमें टूरिज्म का भी। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस भी उन बच्चों को पढ़ाई जाएंगी कि किस तरह से हमें एज अ टूरिस्ट, एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट हम कैसे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सस्टेनेबल टूरिज्म की ओर थोड़ा और बढ़ावा दिया जा सके उसको। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन बीन इंस्टॉल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपका लाइक वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे ये है माउंट K2, थर्ड पे कंचनजंगा है और फोर्थ पे है माउंट लोत्से। अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट। अब ये तो आपको पता लगे कि माउंट एवरेस्ट पे किया है वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन, किया किसने है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। तो आपको ये भी नाम याद होना चाहिए। जितनी इसकी ऑल्टीट्यूड है वो कितना है, 8,830 मीटर्स, ठीक है। इस ऑल्टीट्यूड पे रखा गया है ताकि मेटीरोलॉजिकल जितने भी फिनोमेनाज होते हैं उनको अच्छे से और ऑटोमेटिकली उनको मेजर किया जा सके, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट था माउंट एवरेस्ट का ही, तो मैंने वो भी लिया इसमें कि चाइना हैज़ फ्लोन एन एयरशिप नेम्ड जीमू नंबर 1 ओवर माउंट एवरेस्ट एट अ रिकॉर्ड हाइट ऑफ 9,032 meters in order to study the atmospheric composition data and water vapor transporting process from the surface। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि चाइना ने भी एवरेस्ट पे एक एयरशिप है उसको फ्लाई किया है वहाँ पर, जिसका नाम है जीमू नंबर 1। ओके, ये इतनी इस वाली डिटेल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस चाइना की एक एयरशिप है जीमू नंबर 1 जो माउंट एवरेस्ट पे फ्लाई की है चाइना ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इशूड CNY 7 बिलियन बॉन्ड इन चाइना इंटरबैंक बॉन्ड मार्केट। अब CNY आपका चाइनीज़ युआन है, ठीक है। तो चाइनीज़ करेंसी में 7 बिलियन का एक बॉन्ड इशू किया है। फॉलोइंग में से कौन से बैंक ने इशू किया है चाइना इंटरबैंक बॉन्ड मार्केट में, ये आपसे पूछा है। तो ये बॉन्ड इशू किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, या जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, उसने ये वाला जो बॉन्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पर। न्यू डेवलपमेंट बैंक इशूड अ चाइनीज़ युआन 7 बिलियन बॉन्ड, ठीक है। चाइनीज़ युआन 7 बिलियन बॉन्ड एक इशू किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। US डॉलर्स में ये 1.04 बिलियन डॉलर्स का बनता है ये जो बॉन्ड है। ये चाइना के इंटरबैंक बॉन्ड मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है विद अ 3 ईयर मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड कितना है इसका, 3 ईयर का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि चाइना में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया है 7 बिलियन चाइनीज़ युआन का बॉन्ड इशू, ठीक है। दिस इज़ द लार्जेस्ट पैंडा बॉन्ड ट्रांजेक्शन एवर इशूड बाय अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। लार्जेस्ट पैंडा बॉन्ड ट्रांजेक्शन है। तो पैंडा बॉन्ड क्या होता है यहाँ पर, पैंडा बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो इशू किए जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल इशूअर के द्वारा, डिनोमिनेटेड इन चाइनीज़ करेंसी, चाइनीज़ करेंसी में, ठीक है। वैसे तो चाइनीज़ करेंसी जो है वो रेनमिन भी होती है,
रेनमिनबी होती है चाइनीज़ की जो करेंसी होती है, बट उन जो इस करेंसी की यूनिट्स आती हैं वो चाइनीज़ युआन में आती हैं, ठीक है। तो इस करेंसी में जितना भी कोई भी बॉन्ड अगर इशू किया जाता है किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा और उसको ट्रेड किया जाता है चाइना के ही मार्केट में, ठीक है, चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में ही उसको ट्रेड किया जाता है, उस एक बॉन्ड को बोलते हैं पैंडा बॉन्ड्स। तो ये ऐसा वर्ल्ड का मतलब अभी तक का लार्जेस्ट पैंडा बॉन्ड ट्रांजैक्शन है अभी तक की, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इसको इशू किया है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच IIT हैज़ पार्टनर्ड विद द सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ CSIS टू क्रिएट अ ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क। वैश्विक जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क बनाने के लिए किस IIT ने सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के साथ भागीदारी की है? तो ये की है आपकी IIT कानपुर ने, ठीक है। IIT कानपुर ने CSIS के साथ मिलके ये जो आपकी जस्ट ट्रांजैक्शन वाली MOU है ये साइन किया है। तो IIT कानपुर और CSIS को अरेंज करने वाले एक सीक्वेंस ऑफ वर्कशॉप्स को और बायलैटरल कॉन्फ्रेंसेस को, मतलब कि अलग अलग वर्कशॉप्स और बायलैटरल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ऑर्गेनाइज करवाएंगे बिटवीन द सीनियर ऑफिसर्स एंड डिफरेंट की स्टेक होल्डर्स फ्रॉम कोल डिपेंडेंट स्टेट्स प्रोविंसेस इन इंडिया। इंडिया के अलावा और कौन सी जगह पर जो कोल पे डिपेंडेंट रहेंगी स्टेट्स, उन पे ये काम करने वाला है? US में और साउथ अफ्रीका। इंडिया, US और साउथ अफ्रीका में जितने भी कोल डिपेंडेंट स्टेट्स या प्रोविंसेस होंगे उनके लिए ये जो आपकी पार्टनरशिप है ये की गई है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना ये इंडियन स्टेट्स में से हैं जिनके लिए ये जो पार्टनरशिप है ये काम आएगी, ठीक है। तो ये आपको इंडियन जो स्टेट्स हैं इनका नाम याद रखना है, 5 हैं ये आपको याद रखनी है। आर अमंग द इंडियन स्टेट्स विद विच द IIT CSIS कोलैबोरेशन विल इंटरैक्ट। इनके लिए इंटरैक्ट करने वाली हैं ये, और साथ साथ अलाउइंग देम टू एक्सेस असेट्स एंड कनेक्ट विद सीनियर ऑफिसर्स वर्किंग ऑन सिंपल ट्रांजिशन। मतलब बेसिकली ये जितनी भी कोल डिपेंडेंट स्टेट्स होंगी उनके लिए है। इसके साथ साथ IIT कानपुर और CSIS जो है वो में ऑल्सो होस्ट अ नंबर ऑफ वर्कशॉप्स, अलग अलग वो नंबर ऑफ वर्कशॉप्स भी करवाएंगी और साथ में इंटरैक्ट करेंगी विद द कोल बिजनेसेस इन इंडिया टुगेदर विद द मेन कोल बिजनेस यूनियंस। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये जो जगह है आपको बताइए ना, इंडिया के अलावा US और साउथ अफ्रीका, इधर भी जितनी भी कोल यूनियंस रहेंगी उनसे भी ये इंटरैक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये इसका मेन है। बस आपको याद रखना कि जब IIT वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा था तो आपको याद रखना है कि IIT कानपुर ने कोल डिपेंडेंट स्टेट्स के लिए कोई स्टेप उठाया। खाली इतना भी याद रख लोगे ना तो भी इनफ है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ वगैरह पार्ट ले रही हैं। ये वाला पूछा जा सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना इन स्टेट्स पे ज़्यादातर काम करेंगे ये, ठीक है। तो ऐसा याद रखना बस, IIT कानपुर और कोल डिपेंडेंट स्टेट्स और ये वाली जगह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ चाइल्ड अलर्ट May 2022 which country has world's most severely wasted children under the age of 5? अब यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट इशू की है जो अंडर द नेम ऑफ चाइल्ड अलर्ट May 2022 है। रिपोर्ट का नाम हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा सिवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन हैं अंडर द एज ऑफ 5 साल से नीचे के? कितने कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही हाईली मतलब मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो वो इंडिया है। सैडली इसका आंसर आपका इंडिया बनता है। इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट सिवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन वाली कंट्री है। तो दी यूनिसेफ या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हैज़ रिलीज इट्स यूनिसेफ चाइल्ड अलर्ट May 2022 के एडिशन, जिसका टाइटल क्या है? सिवियर वेस्टिंग एंड ओवरलुक्ड चाइल्ड सर्वाइवल इमरजेंसी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ दी वर्ल्ड्स मोस्ट सिवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 विद 5,77,272 अफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें मेनली सिर्फ ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं जिनको मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है या न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिलती है। तो उसकी वजह से इंडिया ऐसी सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है माल न्यूट्रिशन वगैरह के केस में, स्पेशली उन चिल्ड्रन के लिए जो बिलो द एज ऑफ 5 हैं, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैव चेयर्ड द 7th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एनडीबी थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, 7th एनुअल मीटिंग कहते हैं इसको, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे सारे एनडीबी के। तो वो किसने चेयर की थी, ये हमसे पूछा है। तो ये चेयर की थी निर्मला सीतारमन ने, ठीक है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये मीटिंग चेयर की थी। ये इंडिया की गवर्नर भी हैं फॉर द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने चेयर किया ये मीटिंग न्यू दिल्ली में, ठीक है, थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये आपको याद रखना है। The meeting was attended by governors or alternate governors of Brazil, China, Russia, South Africa and the newly joined members of Bangladesh and UAE। ये जो मीटिंग है, अब इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है आपका वो ब्रिक्स बैंक ही है। तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया भी थी, बट इंडिया तो ऑब्वियसली होस्ट कर रही है तो वो भी उसको अटेंड कर ही रही है। बट इन्होंने किया है और इनके साथ जो अब नए मेंबर्स हैं उनमें से बांग्लादेश और यूएई ने किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी ये जो एनुअल मीटिंग थी 7th, इसकी थीम भी थी, क्या थीम थी इस बार, एनडीबी ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट, ठीक है, एनडीबी ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट। इसमें आपका क्वेश्चन ये बनता है आज का कि पहला क्वेश्चन, इसमें बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना आज के, वो मैं आपके कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो इसका ये वाला क्वेश्चन आपने मेरे को ये बताना है इसका आंसर कि इसके अलावा बांग्लादेश और यूएई के अलावा और जो 2 कंट्रीज़ ऐड हुई हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। एनडीबी में जो 2 और कंट्रीज़ ज्वाइन हुई हैं वो कौन सी हुई हैं, ये भी मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगी एक बार कमेंट सेक्शन में, पर ये बताना आपने मुझे कि यूएई और बांग्लादेश के अलावा भी 2 कंट्रीज़ हैं जो ऐड हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरबीआई आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल एट देयर एटीएम्स। मतलब आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि अब से ना सारे के सारे एटीएम्स पे कार्डलेस कैश विड्रॉल होगा, ठीक है। उसके बारे में डिटेल्स हम आगे देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये आरबीआई ने किस किस के लिए बोला है, कि कौन कौन जो एटीएम्स होल्डर रहेंगे या जो ओनर्स रहेंगे एटीएम के, वो कौन कौन से हैं जिनके लिए जिनको ये कंपलसरी हो जाएगा कि वो कार्डलेस ट्रांजेक्शन्स का एक ऑप्शन दे वहाँ पर। तो ये ऑल बैंक्स के लिए किया है या एटीएम नेटवर्क्स के लिए किया है, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स के लिए किया है, सभी के लिए किया है। तो ये सभी के लिए किया है, ठीक है। बैंक्स के लिए सारे बैंक्स को भी ऑर्डर चले गया है, ये एटीएम नेटवर्क को भी चले गया सारा ये ऑर्डर, और साथ के साथ वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को भी। वाइट लेबल होते हैं जो नॉन बैंक होते हैं, नॉन बैंक एटीएम्स होते हैं जो मतलब जिसके ओनर्स कोई बैंक्स नहीं होते, उनको बोलते हैं वाइट लेबल एटीएम। ये हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो द स्टेप हैज़ बीन टेकन इन ऑर्डर टू कर्ब फ्रॉड्स लाइक स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग एंड डिवाइस टैम्परिंग। ये स्टेप उठाया क्यों गया है, जब एटीएम में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर कार्डलेस क्यों करनी है हमने कोई भी ट्रांजैक्शन, किस लिए ये स्टेप उठाया गया है, ताकि जो एटीएम में ऐसे फ्रॉड्स रहते हैं ना, कार्ड की स्कैमिंग होती है या फिर कार्ड की क्लोनिंग हो जाती है, डिवाइस की टेम्परिंग हो जाती है, जो आपकी एटीएम मशीन्स होती हैं उनमें छेड़छाड़ हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए एक कार्डलेस कैश विड्रॉल वगैरह हो सके, उसके लिए ये स्टेप आरबीआई ने उठाया है। ये जो फैसिलिटी है ये अलाउ करेगी कस्टमर्स को टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम्स विदाउट यूजिंग देयर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। उनको कार्ड्स वहाँ पर नहीं यूज़ करने फिजिकल फॉर्म में। यूज़र्स नीड टू एंटर देयर यूपीआई डिटेल्स, हमने इसके बारे में पहले पढ़ा भी था एक बार, तब ये प्रोसेस में था और किसी एक बैंक ने किया था उस टाइम अप्लाई, शायद पीएनबी ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये आरबीआई ने सभी बैंक्स को बोल दिया और सभी एटीएम ओनर्स और वाइट लेबल ऑपरेटर्स को सभी को बोल दिया कि ये अप्लाई कर दो अपने अपने एटीएम्स में कि बिना कार्ड के विड्रॉल का आप एक ऑप्शन दे दो जिसमें आपको सिर्फ यूपीआई डिटेल्स डाल के जो कैश होगा वो विड्रॉ करवा सकेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी एडेड चार्जेस नहीं होंगे कार्डलेस कैश वाले, ठीक है। कार्डलेस कैश अगर आपको निकालना भी है तो उसमें कोई भी एडेड चार्जेस नहीं होंगे बैंक की तरफ से, ठीक है। ये आपका, और इसमें भी मैंने क्वेश्चन आपका रखे हैं कि देखो इससे पहले ना अभी इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी है मुझे आपको कि जनवरी 2022 से लेके ना जो एटीएम पे आपकी 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलती है ना पर मंथ, 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलती हैं पर मंथ, उसके अलावा अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर बैंक जो है वो कुछ चार्जेस अप्लाई करता है। अगर 5 के अलावा एक मंथ में आपने कोई ट्रांजेक्शन की है तो उस पर
पहले 20 रुपीज़ चार्जेस होते थे एक ट्रांजेक्शन के, अब 1 जनवरी से वो 21 हो चुके हैं, ठीक है। इवन इसमें पीएनबी ने अभी कुछ 65 करोड़ रुपीज़ तक इस पिछले एक साल में ऑन किया है, सिर्फ अपने एटीएम के एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन्स के चार्जेस पे, ठीक है। तो ये आपको कम से कम इतना सा पता होना चाहिए कि कितने चार्जेस लगते हैं अगर आपकी 5 फ्री वाली ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं कंप्लीट तो, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन मैं दूंगी आपको आज। अब एटीएम्स का देख रहे थे हम, वाइट लेबल एटीएम के साथ साथ और भी कुछ एटीएम्स होते हैं जो जानना ज़रूरी है आपके लिए। ग्रीन लेबल एटीएम्स होते हैं जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। येलो लेबल होते हैं जो ई कॉमर्स के लिए यूज़ होते हैं। ऑरेंज वाले होते हैं शेयर ट्रांजेक्शन्स के लिए। पिंक लेबल एटीएम्स होते हैं स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स टू हेल्प अवॉइड दी लॉन्ग क्यूज़ एंड वेटिंग टाइम। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो वाइट लेबल और ब्राउन लेबल ही होते हैं। तो वाइट लेबल हमने अभी बात की कि टाटा ग्रुप ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये नॉन बैंक एंटिटीज़ के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं, ठीक है। और ब्राउन लेबल एटीएम्स जो होते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं, ये ये भी अदर देन बैंक होता है थर्ड पार्टी, और ये जो है ये आपका अदर देन बैंक होता है, बट ये बेसिकली टाटा ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, विच बैंक हैज़ लॉन्च स्पॉट होम लोन ऑफर ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे स्पॉट होम लोन का ऑफर फॉलोइंग में से कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है? ये किया आपका HDFC बैंक ने, ठीक है। HDFC बैंक हैज़ रोल्ड आउट अ स्पॉट ऑफर ऑन व्हाट्सएप, जिसमें इन प्रिंसिपल होम लोन मिल जाएगा आपको कितने टाइम में? सिर्फ 2 मिनट्स में। विदिन 2 मिनट्स ये जो लोन है ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो फैसिलिटी है 24/7 है, कभी भी आप इसको वहाँ से अवेल कर सकते हो। और ये है कॉन्गो AI के साथ मिलके HDFC ने इसको लॉन्च किया है। एंड सैलरीड कोई भी इंडियन रेजिडेंट हो वो इसको अवेल कर सकता है, ठीक है। जो भी सैलरी ले रहे हैं इंडिया के रेजिडेंट्स वो इसको अवेल कर सकते हैं। HDFC बैंक हैज़ कार्व्ड आउट रूरल बैंकिंग एज अ सेपरेट वर्टिकल विच विल बी हेडेड बाय अनिल भवनानी। अब ये इसका अलग एक न्यूज़ है, बट HDFC से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ कर दिया कि HDFC ने अपनी रूरल बैंकिंग वाली जो ब्रांच है उसको अलग कर दिया है, नॉर्मल बैंकिंग से उसको हटा के साइड कर दिया है रूरल बैंकिंग वाले को। और उसको कौन हेड करने वाला है रूरल वाली को? अनिल भवनानी, ठीक है। अनिल भवनानी रूरल वाली जो इनकी अलग से ब्रांच होगी अब उसको हेड करेंगे। और 2021 में ना एक्सिस बैंक ने भी यही किया था, उन्होंने भी अपने रूरल वाला जितनी भी बैंकिंग होंगी ब्रांचेस होंगी रूरल वाली उनको साइड कर दिया था और उसको भारत बैंकिंग एक इनिशिएटिव के अंडर अलग कर दिया था अपने रूरल सेगमेंट को सारे को, ठीक है। पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। VP नरसिम्हन MD एंड CEO ऑफ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, तो अब MD CEO वो नहीं रहेंगे इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंटर है हमारे पास, टाटा टेक्नोलॉजीज पार्टनर्ड विद असम गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म 34 स्टेट पॉलीटेक्निक्स एंड 43 ITIs इनटू फ्यूचरिस्टिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें याद करने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने असम गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। RBL बैंक टाइज अप विद Amazon Pay टू ऑफर UPI पेमेंट सर्विसेज। अब क्योंकि UPI पेमेंट सर्विसेज बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, अब हर एक बैंक, चाहे वो छोटा कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या कोई भी हो, तो वो इसको ऑप्ट कर रहे हैं। तो अब RBL बैंक ने किसके साथ मिलके? Amazon Pay के साथ मिलके नई UPI पेमेंट सर्विस लॉन्च कर दी है, ठीक है। MD CEO कौन है? RBL बैंक के इंटरिम हैं ये अभी फ़िलहाल के लिए, राजीव आहूजा। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंटर है कि इंडियन स्टार्टअप स्काईरूट सक्सेसफुली टेस्ट कलाम 100 इंजन ऑन विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया का एक स्टार्टअप है स्काईरूट के नाम से, उन्होंने डॉक्टर कलाम के नाम पे एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर है कि दिल्ली गवर्नमेंट इंडक्ट्स 2 रोबोट्स इन देयर फायर फाइटिंग फ्लीट। जितने भी फायर फाइटर्स थे दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर, मतलब कि दिल्ली में, उनके साथ 2 रोबोट्स को भी एडजॉइन कर दिया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने, ठीक है। उन अपने फायर फाइटर्स की टीम में 2 रोबोट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया नया, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट पॉइंटर है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद BPCL, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके साथ मिलकर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने
एक MOU साइन किया है ताकि न्यू और रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट हो सके उत्तराखंड में, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि उत्तराखंड ने BPCL के साथ मिलके न्यू या रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एक MOU साइन किया है। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। जो क्वेश्चंस होंगे आज के वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, और पिछली बारी के क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो 20 मई वाले थे। फर्स्ट क्वेश्चन था मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं महेंद्रनाथ पांडे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन था जॉर्डन के कैपिटल और उसके प्राइम मिनिस्टर, तो कैपिटल अमान है वहाँ की और प्राइम मिनिस्टर हैं बिशर अल खसाने समथिंग। थर्ड क्वेश्चन था कि पीयूष गोयल के पास और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो उनके पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री है, और कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली मिनिस्ट्री है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस थे। आज वाले क्वेश्चंस मैं पिन कर दूंगी कमेंट्स में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।